जब डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर कनाडा को 51वां राज्य बनाने और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पूरी तरह आर्थिक तबाही की धमकी देने में व्यस्त थे, तभी ब्रसेल्स में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वाशिंगटन में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 जनवरी 2026 को अमेरिका के 4 प्रमुख सहयोगी देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ के सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आवेदन दिए। यह वही विशेष क्लब है जिसने महज 6 हफ्ते पहले कनाडा को अपना पहला गैर यूरोपीय सदस्य बनाया था और CNN को मिली लीक हुई यूरोपीय आयोग की डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इन चारों आवेदनों के 15 मार्च तक मंजूर होने की उम्मीद है। यह व्यापार समझौतों या राजनयिक समारोहों की बात नहीं है, यह एक पोस्ट अमेरिकन सुरक्षा ढांचे के व्यवस्थित निर्माण की बात है जो अगले 50 सालों के लिए वैश्विक ताकत को फिर से आकार दे सकता है। जब तक आप यह देखना खत्म करेंगे, आप समझ जाएंगे कि पेंटागन के अधिकारी इस वक्त जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में क्लासिफाइड मेमो में कैटास्ट्रोफिक और इरिवर्सिबल जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ वो बात है जो इस पल को अभूतपूर्व बनाती है। जब कनाडा दिसंबर 2025 में सेफ में शामिल हुआ तो अधिकतर वॉशिंगटन के विश्लेषकों ने इसे एक अलग थलग घटना माना। ट्रंप की सालों की धमकियों और टैरिफ के बाद एक निराश पड़ोसी का विकल्प ढूंढना, लेकिन यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से लीक हुई डॉक्यूमेंट्स एकदम अलग कहानी बयान करती हैं। बातचीत से वाकिफ सूत्रों के अनुसार यूरोपीय रक्षा मंत्री अगस्त 2025 से चुपचाप फ्रेमवर्क फॉर एलाइड नॉन ईयू पार्टनर्स यानी FAUP बना रहे हैं। लक्ष्य है एक स्थायी संस्थागत संरचना बनाना जो यूरोप के बाहर के भरोसेमंद लोकतंत्रों को पूरी तरह से अमेरिकी सिस्टम को बायपास करते हुए यूरोपीय रक्षा उत्पादन में हिस्सा लेने दे। कनाडा अपवाद नहीं था, कनाडा कॉन्सेप्ट का सबूत था और अब जब यह मॉडल काम कर गया है, 4 और देश शामिल हो रहे हैं। यहाँ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिर्फ फिलहाल 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए 150 अरब यूरो के रक्षा वित्त प्रबंधन का काम करता है, लेकिन CNN को मिली आंतरिक EU बजट प्रोजेक्शंस के अनुसार अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड को भर्ती कर लिया जाता है तो 2030 तक कुल प्रोग्राम फाइनेंसिंग 340 अरब यूरो तक बढ़ सकती है। ये 340 अरब यूरो के रक्षा ठेके, उत्पादन साझेदारी और तकनीक साझा करने के समझौते होंगे जिनसे अमेरिकी कंपनियां पूरी तरह बाहर रह जाएंगी। संदर्भ के लिए इन 5 देशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड को अकेले 2024 में अमेरिका के रक्षा निर्यात 48 अरब डॉलर थे। हम अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों को व्यवस्थित रूप से वाशिंगटन पर अपनी निर्भरता को एक यूरोपीय विकल्प से बदलते देख रहे हैं और यह किसी की भी उम्मीद से तेजी से हो रहा है। तो अब इन आवेदनों में वास्तव में क्या है, इस पर बात करते हैं क्योंकि विवरण मायने रखते हैं। CNN द्वारा देखे गए लीक हुए सबमिशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इन चारों देशों में से हर एक ने यूरोपीय संघ को वो कुछ दिया है जो वाशिंगटन कभी नहीं दे सकता था। दीर्घकालिक रणनीतिक प्रेडिक्टेबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया का आवेदन जो रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने 2 जनवरी को दिया, उसमें अगले दशक में यूरोपीय रक्षा विनिर्माण में 34 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता शामिल है। हम मिसाइलों, ड्रोन सिस्टम और नौसैनिक तकनीक के लिए संयुक्त उत्पादन सुविधाओं की बात कर रहे हैं जो यूरोपीय धरती पर काम करेंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दुर्लभ मृदा खनिज और उन्नत सामग्री विशेषज्ञता का लेवरेज लेंगी। जापान का प्रस्ताव और भी आगे जाता है। आवेदन से वाकिफ सूत्र कहते हैं कि टोक्यो ने पोलैंड, रोमानिया और फिनलैंड में 3 समर्पित उत्पादन केंद्र स्थापित करने की पेशकश की है जो खास तौर पर प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स,
हथियार सिस्टम के लिए सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स और स्वायत्त वाहन तकनीक पर फोकस करेंगे। कीमत है 12 साल में 52 अरब अमेरिकी डॉलर, जिसमें जापानी कंपनियां तकनीक हस्तांतरण दोनों दिशाओं में हो सके इसके लिए यूरोपीय रक्षा कंपनियों में अल्प हिस्सेदारी लेंगी। दक्षिण कोरिया का आवेदन शायद सबसे आक्रामक है। रक्षा मंत्रालय की लीक हुई प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाती हैं कि सियोल पूर्वी यूरोप में एक संपूर्ण आर्टिलरी उत्पादन परिसर बनाने का प्रस्ताव कर रहा है, जो सालाना 5 लाख गोले बना सकेगा, जिससे यूरोप की सबसे जरूरी गोला बारूद की कमी दूर होगी। दक्षिण कोरियाई रक्षा ठेकेदार यूरोपीय नियामक निगरानी में सुविधाएं चलाएंगे, जिसमें उत्पादन का 60% ईयू सदस्य देशों के लिए रिजर्व रहेगा और 40% निर्यात के लिए अन्य सेफ प्रतिभागियों को उपलब्ध होगा। अनुमानित निवेश 18 अरब डॉलर है और उत्पादन 2027 के अंत तक शुरू होने का लक्ष्य है। और न्यूजीलैंड आर्थिक रूप से छोटा होते हुए भी कुछ उतना ही मूल्यवान दे रहा है। 5 आइस इंटेलिजेंस शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच। वेलिंगटन के सूत्रों के अनुसार न्यूजीलैंड के आवेदन में कुछ खुफिया प्रोटोकॉल्स को यूरोपीय साझेदारों तक बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं, जो औपचारिक अमेरिकी मंजूरी की जरूरत के बिना ही 5 आइस नेटवर्क और यूरोपीय सुरक्षा सेवाओं के बीच एक पुल बना देगा। यहाँ वो बात है जो इस सबको कानूनी रूप से संभव बनाती है। मार्च 2024 में हस्ताक्षरित सेफ के संस्थापक संधि के आर्टिकल 12 पैराग्राफ 3 में गैर-ईयू भागीदारी की अनुमति है, अगर आवेदक 3 मापदंड पूरा करता हो: लोकतांत्रिक शासन, यूरोपीय सुरक्षा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और ईयू रक्षा खरीद मानकों को अपनाने की इच्छा। कनाडा ने ये आवश्यकताएं पूरी की। अब 4 और देश तर्क दे रहे हैं कि वे भी योग्य हैं और CNN को मिली यूरोपीय आयोग की लीक हुई कानूनी विश्लेषण के अनुसार उन्हें रिजेक्ट करने की कोई वैध वजह नहीं है। अब यहीं से यह कहानी एक व्यापार की खबर न रहकर अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक संवैधानिक संकट बन जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 75 साल एक सुरक्षा ढांचा बनाने में बिताए हैं, जो एक आधारभूत धारणा पर टिका था। वह यह कि अमेरिका के सहयोगी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन पर निर्भर हैं और यही निर्भरता लेवरेज पैदा करती है। नाटो इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि यूरोपीय देश अमेरिकी सैन्य ताकत के बिना खुद को नहीं बचा सकते थे। अमेरिका जापान सुरक्षा संधि इसलिए है क्योंकि टोक्यो को अमेरिकी परमाणु छत्रछाया की गारंटी चाहिए थी, और एजियस इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक सुरक्षा चाहिए थी। दक्षिण कोरिया की पूरी रक्षा मुद्रा प्रायद्वीप पर 28,500 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के इर्द गिर्द बनी है। यह दान नहीं था, यह रणनीति थी। अमेरिकी रक्षा प्रतिबद्धताओं ने ऐसे दायित्व पैदा किए जो राजनीतिक प्रभाव, सेना तैनाती के अधिकार, खुफिया सहयोग और आखिरकार पूरे पश्चिमी गठबंधन के संचालन पर नियंत्रण में तब्दील हो गए। लेकिन क्या होगा जब यह निर्भरता गायब हो जाए? क्या होगा जब अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ट्रंप के टैरिफ की धमकियों, संधि प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाने और साझेदारी को ब्लैकमेल का मौका समझने के 4 सालों को देखे और तय करे कि उन्हें विकल्प चाहिए? CNN द्वारा देखे गए लीक हुए पेंटागन आंकड़ों के अनुसार रक्षा योजनाकार 2023 से ही चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिकी विदेश नीति में जारी अप्रेडिक्टेबिलिटी आखिरकार सहयोगियों को यूरोपीय रक्षा सहयोग की तरफ धकेल देगी। आकलन ने खास तौर पर सेफ को एक रणनीतिक खतरे के रूप में पहचाना था, यह कहते हुए कि अगर गैर यूरोपीय देशों को पहुंच मिल जाती है तो यह एक समानांतर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है जो 20 सालों में अमेरिकी हथियार प्रणालियों की मांग को 40% तक कम कर देगा। यह चेतावनी अगस्त 2023 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई थी। इसे नजरअंदाज कर दिया गया और अब ठीक वैसा ही हो रहा है।
जैसा भविष्यवाणी की गई थी। आंतरिक विचार विमर्श से वाकिफ सूत्र कहते हैं कि पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने गणना की है कि अगर ये सभी 5 देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड अपनी रक्षा खरीद का सिर्फ 30% भी सेफ के जरिए यूरोपीय स्रोतों की ओर शिफ्ट करते हैं, तो अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों को 2026 से 2040 के बीच लगभग 290 अरब डॉलर का राजस्व घाटा होगा। यह सट्टेबाजी नहीं है, यह मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन और प्रोजेक्टेड खर्च वृद्धि पर आधारित है। लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, नॉर्थरॉप ग्रुमैन, बोइंग, जनरल डायनामिक्स, इन कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल इस धारणा पर बनाए हैं कि सहयोगी राष्ट्रों के पास अमेरिकी सिस्टम के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह धारणा अभी धराशायी हो गई है और इसके परिणाम पूरे रक्षा औद्योगिक आधार को फिर से आकार देंगे। तो अब वैश्विक शक्ति वितरण के लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है, इस पर बात करते हैं, क्योंकि इसके निहितार्थ रक्षा ठेकों से कहीं आगे जाते हैं। पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़े संरचनात्मक लाभ के साथ विदेश नीति चला पाया। सहयोगियों के पास वाशिंगटन के साथ पंक्तिबद्ध होने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे। अगर आप दक्षिण कोरिया होते और उत्तर कोरिया से सुरक्षा चाहते तो आप अमेरिकी शर्तें मानते। अगर आप जापान होते और चीन के खिलाफ परमाणु निवारक चाहते तो आप अपने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ रहते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया होते और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा गारंटी चाहते तो आपने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्धों का समर्थन किया, चाहे आप उनसे सहमत हों या न हों। उस लेवरेज ने व्यापार वार्ताओं से लेकर यूएन वोटिंग पैटर्न तक, खुफिया साझा करने की व्यवस्थाओं तक हर चीज को आकार दिया। लेकिन लेवरेज तभी काम करता है जब कोई विकल्प न हो, और अब विकल्प मौजूद हैं। CNN को मिले लीक हुए राजनीतिक केबल्स के अनुसार निजी बातचीत में यूरोपीय नेता स्पष्ट रहे हैं कि सेफ विस्तार किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। 18 दिसंबर 2025 की जर्मन रक्षा मंत्रालय से चांसलर शोल्ट्स को भेजा गया एक केबल इस प्रोग्राम को उन लोकतंत्रों के लिए रणनीतिक स्वायत्तता पैदा करने वाला बताता है जो अब अमेरिकी स्थिरता पर भरोसा नहीं कर सकते। फ्रेंच विदेश मंत्रालय का एक अन्य केबल सेफ को एक पोस्ट अटलांटिक सुरक्षा व्यवस्था की आधारशिला बताता है। ये सैद्धांतिक चर्चाएं नहीं हैं, ये ऑपरेशनल प्लान हैं जो सैकड़ों अरबों के वित्त पोषण और कानूनी ढांचों से समर्थित हैं, जिन पर पहले से ही अमल हो रहा है। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? अगर जापान अपनी रक्षा खरीद का 30% सेफ के जरिए यूरोपीय स्रोतों की ओर शिफ्ट करता है, तो टोक्यो को वाशिंगटन के साथ वार्ता में पहले कभी नहीं रहा ऐसा लेवरेज मिल जाता है। जब अमेरिका सैन्य अड्डों के अधिकार की मांग करेगा या व्यापार प्रतिबंधों की धमकी देगा, तो जापानी अधिकारी वैकल्पिक साझेदारियों की तरफ इशारा कर कह सकते हैं, अब हम पूरी तरह आप पर निर्भर नहीं हैं। यही गणित दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा पर भी लागू होती है। इनमें से हर देश ने दशकों तक कमजोरी की स्थिति से बातचीत की है, क्योंकि उनके पास अमेरिकी संरक्षण के अलावा कोई सुरक्षा विकल्प नहीं था। सेफ उस समीकरण को मूल रूप से बदल देता है और वाशिंगटन के लिए समय और भी खराब नहीं हो सकता। पेंटागन की योजना से वाकिफ सूत्रों के अनुसार रक्षा विभाग पहले ही घरेलू खर्च के दबाव और परमाणु बलों के आधुनिकीकरण की जरूरत के चलते 2030 तक बजटीय बाधाओं का अनुमान लगा रहा है। इसका मतलब है कि उन बड़े सहायता पैकेजों और सुरक्षा गारंटियों के लिए क्षमता कम होगी जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सहयोगियों को निर्भर बनाए रखा था। ठीक उस वक्त जब अमेरिकी संसाधन सीमित हो रहे हैं, यूरोप सहयोगी राष्ट्रों को एक पूरी तरह से वित्त पोषित विकल्प दे रहा है, जिसके साथ ट्रंप की धमकियां, टैरिफ या अप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आती। एक रणनीतिक दृष्टिकोण से यह कैटास्ट्रोफिक है, लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो ध्यान दे रहे किसी भी व्यक्ति को डरा देगा।
यह विचारधारा या अमेरिका विरोधी भावना के कारण नहीं हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व अविश्वसनीय हो गया है। नवंबर 2025 में यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस द्वारा कराए गए लीक हुए सर्वेक्षण के अनुसार सहयोगी देशों के 68% रक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे 2028 के बाद सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। यह आंकड़ा 2020 में 34% था। विश्वास में यह गिरावट सीधे तौर पर ट्रंप के बयानबाजी और नीतियों के कारण है और यह सहयोगियों को विकल्पों की ओर उस रफ्तार से धकेल रही है जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। तो अब आगे क्या होगा? CNN को मिली यूरोपीय आयोग की लीक हुई टाइमलाइन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के लिए औपचारिक मंजूरी वोट 15 मार्च 2026 के लिए निर्धारित हैं। प्रक्रिया से वाकिफ सूत्र कहते हैं कि सभी चारों आवेदन प्रारंभिक तकनीकी समीक्षा पार कर चुके हैं और अगर अप्रत्याशित राजनीतिक विरोध नहीं हुआ तो प्रवेश लगभग तय है। इसका मतलब है कि अप्रैल तक सिर्फ 27 यूरोपीय संघ सदस्यों से बढ़कर अमेरिका के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रशांत सहयोगियों को शामिल कर लेगा। विस्तारित कार्यक्रम के तहत पहले संयुक्त उत्पादन ठेके जून 2026 तक हस्ताक्षरित होने की उम्मीद है और प्रारंभिक सुविधाएं 2027 की शुरुआत तक कार्यशील हो जाएंगी। लेकिन असली सवाल यह है कि वाशिंगटन में आगे क्या होगा। अब तक ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया लगभग न के बराबर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर के सूत्रों के अनुसार ट्रंप को 3 जनवरी को इन चारों आवेदनों के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी और कथित तौर पर उन्होंने इस मुद्दे को यूरोपीय बकवास बताते हुए खारिज कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेंटागन के अधिकारी काफी ज्यादा चिंतित हैं। लीक हुए आंतरिक रक्षा विभाग के मेमो में सैफ विस्तार को एक पीढ़ीगत परिणामों वाली रणनीतिक पुनर्व्यवस्था बताया गया है और चेतावनी दी गई है कि तत्काल नीति परिवर्तन के बिना अमेरिका 2035 तक इंडो पैसिफिक के प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता का अपना पद खो सकता है। समस्या यह है कि इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए ठीक वैसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक स्थिरता की जरूरत होगी जिसे ट्रंप ने सालों से कमजोर किया है। सहयोगी इसलिए सैफ में शामिल नहीं हो रहे क्योंकि वे अमेरिका से नफरत करते हैं। वे इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि वे चुनाव चक्रों के आर पार अमेरिकी नेतृत्व को स्थिर रहने पर भरोसा नहीं कर सकते। इसे ठीक करने के लिए वादों से ज्यादा चीजों की जरूरत है। इसके लिए सालों तक कार्यों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से एक भरोसेमंद साझेदार है और कोई संकेत नहीं है कि ट्रंप प्रशासन यह समझता है या इसकी परवाह करता है। इस बीच यूरोप आगे बढ़ रहा है। ब्रसेल्स के सूत्रों के अनुसार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लाइन 20 जनवरी को यानी ट्रंप के उद्घाटन के दिन ही एक भाषण के दौरान सैफ के बजट को 340 अरब यूरो तक बढ़ाने की औपचारिक घोषणा करने की उम्मीद है। प्रतीकात्मकता संयोग नहीं है। यूरोप स्पष्ट कर रहा है कि पोस्ट अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्था कोई धमकी या ब्लफ नहीं है। यह अभी वाशिंगटन की मंजूरी के साथ या बिना हो रहा है और 75 साल में पहली बार अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों के पास वित्तीय संसाधन, औद्योगिक क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि वे हमारे बिना भी अपनी रक्षा कर सकें। बस एक ही सवाल बचा है, क्या वाशिंगटन में कोई यह समझ पाएगा कि बहुत देर होने से पहले क्या खो दिया गया है? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।